फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। फ्रेंड्स, इसके पहले के दो वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देखा और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट्स देखे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। बाहर हमने टेस्टिस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा था और ये भी देखा था कि उससे कौन कौन से आर्गन्स और जुड़े होते हैं और टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है। इस सेक्शन में यानी इस वीडियो में हम टेस्टिस का सेक्शन देखेंगे। तो पहले यहाँ जो मैंने बनाया है वो है एलस ऑफ टेस्टिस यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और ये क्या है टीएस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का जो है वो ट्रांसफर सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसफर सेक्शन ये सब आप अच्छे जानते होंगे कि कोई अगर चीज है उसको अगर हम लंबाई में काटते हैं तो ये हो गया एलएस यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और अगर इस तरीके से हम इसको पीसेस कर दें तो ये ट्रांसफर सेक्शन हो गया। तो सबसे पहले हम टेस्टिस के एलएस देखते हैं, जिससे क्या होगा हमें टेस्टिस की संरचना जो है वो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड, अगर हम टेस्टिस का एलएस काटते हैं तो हम देखते हैं टेस्टिस जो होता है वो दो लेयर से मिलकर के बना होता है। बाहर इसकी तरफ बाहर दो फोल्डिंग कवरिंग या दो लेयर्स होती हैं। एक होता है ट्यूनिका वेजाइनालिस और दूसरा होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो उसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनालिस। ये हो गया आपका ट्यूनिका वेजाइनालिस। ट्यूनिका वेजाइनालिस। और जो नीचे की लेयर होती है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। तो जो बाहर की लेयर होती है वो तो स्मूथ होती है, लेकिन जो अंदर की लेयर होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना वो जो होती है वो अंदर की तरफ धसी होती है। तो ये अंदर की तरफ देख रहे हैं धस करके एक सेप्टा बनाती है और ये टेस्टिस को क्या करती है लगभग 200 से 300 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। तो जो टेस्टिस होता है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के द्वारा 200 से 300 चैम्बर्स में बटा होता है, और हर एक चैम्बर में हम देखें तो 2 से लेकर के 3 एक डक्ट लाइक या एक डक्ट पाई जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। यानी जो टेस्टिस है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के द्वारा 2 से 300 चैम्बरों में डिवाइड होता है छोटे छोटे, और प्रत्येक चैम्बर में जो होती है 2 से 3 नलिका पाई जाती है, और उस नलिका को हम क्या कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। और यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो बहुत ही कुंडलित होती है। ये क्या होती है पीछे की साइड में कुंडलित होती है, लेकिन जैसे सेंटर की तरफ पहुंचती है वैसे ही सीधी हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस में 300 लगभग चैम्बर होते हैं और हर चैम्बर में 2 से 3 क्या होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो इस तरीके से हम कहें तो एक टेस्टिस में क्या होता है लगभग 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। यानी एक एक अगर हम 300 कंपार्टमेंट माने और एक एक में अगर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल माने तो इस तरीके से लगभग क्या होती है 9 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है प्रत्येक टेस्टिस में, और टेस्टिस संख्या कितनी होती है 2 होती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो बाहर की तरफ क्या होती है अत्यधिक कुंडलित होती है, लेकिन जैसे सेंटर की तरफ पहुंचती है सीधी हो जाती है, और सीधी होकर के ये क्या होती है आपस में कम कुंडलित एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, और इस नेट लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं रीटी टेस्टिस कहते हैं। रीटी टेस्टिस, ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं रीटी टेस्टिस। तो इस रेटी टेस्टिस से फिर आगे जाकर के महीन महीन ब्रांचेस निकलती हैं पतली पतली, इनको क्या कहते हैं वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। ये जो पतली पतली ब्रांचेस निकली हैं इन सभी को ही हम क्या कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया। अब ये वासा इफ्रेंसिया क्या होंगी आपस में कलेक्ट होगी, और कलेक्ट होकर एक मोटी बहुत कुंडलित नलिका बनाएंगी, जिसको हम क्या कहेंगे एपिडिडाइमिस कहेंगे। जो पिछले फिगर में हमने देखा था कि क्या होता है कि टेस्टिस होता है, और इस टेस्टिस से क्या होती है पीछे की तरफ एक कुंडलित नलिका निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये तो इस तरीके क्या होती है टेस्टिस की अगर अंदर का स्ट्रक्चर देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, सेमिनिफेरस से वासा इफ्रेंसिया निकलती है, और फिर यही वासा इफ्रेंसिया किस में कन्वर्ट हो जाती है एपिडिडाइमिस में। तो इस तरीके से ये जो वासा इफ्रेंसिया है, यही वासा इफ्रेंसिया जो है वो
आगे चल करके क्या बना लेंगे, इपिडिडाइमिस बना लेंगे, एक चौड़ी सी नलिका बना लेंगे, चौड़ी सी बहुत ही कुंडली नलिका। तो ये आपसे क्वेश्चन आप पूछा जाता है, एक सीक्वेंस दिया जा रहता है। जैसे सबसे पहले क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे क्या बनेगा, रेटी टेस्टिज, फिर रेटी टेस्टिज से क्या बनेगा, वासा इफ्रेंसिया, फिर वासा इफ्रेंसिया किसमें खुलेगी, इपिडिडाइमिस, और इपिडिडाइमिस हमने बताया था आगे चलकर किसमें खुलता है, वास डिफरेंस में। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नंबर 1 पे आ जाएगा, फिर रेटी टेस्टिज, फिर वासा इफ्रेंसिया, फिर इपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस। इनका क्रम आपको जरूर से याद रखना है। तो ये हो गया टेस्टिज का एलएस, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखने से पता चलता है कि जो टेस्टिज है, टेस्टिज के बाहर 2 प्रकार की कवरिंग होती है, बाहर 2 कवरिंग होती है, ट्यूनिका वेजाइनालिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना जो है वो टेस्टिज को 2 से 300 चैम्बर में डिवाइड करती है, और प्रत्येक चैम्बर में 200 से 3 क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होती है, बाहर की ओर बहुत ही कुंडलित होती हैं, लेकिन जैसे ही सेंटर की तरफ बढ़ती है सीधी हो जाती हैं, और ये आगे चलकर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे रीटी टेस्टिज कहते हैं। रीटी टेस्टिज आगे चल करके कई महीन महीन ब्रांचेस में या नलिका में डिवाइड हो जाता है, जिसे वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। वासा इफ्रेंसिया किसमें खुलती है, इपिडिडाइमिस में। फिर इपिडिडाइमिस आगे चल के हमने पिछले वीडियो में देखा था किसमें खुलता है, वास डिफरेंस में। फिर वास डिफरेंस भी हमने देखा था किसमें खुलता था, यूरेथ्रा में खुलता था। फिर यूरेथ्रा जो है यूरिनोजेनाइटल डक्ट में खुलती थी, और यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है वो यूरिनोजेनाइटल पोर द्वारा बाहर खुलता था। तो ये हो गया टेस्टिज का स्ट्रक्चर। तो यहाँ सबसे जो इसमें पूरी टेस्टिज में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो आइए अब हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जैसे ऐसे ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो जब अगर इसके अंदर के हमें देखना है कि कौन सी टिश्यू पाई जाती है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर सेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि आपने बीएससी में एमएससी में जड़ का देखा होगा, तने का देखा होगा, कि अगर अब हमें देखना है कि उसके अंदर कौन प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, तो हम क्या करते थे, उसका टीएस काटते थे। टीएस में पता चल जाता था कि पूरी गोलाई में या पूरी लंबाई में कौन सी सेल्स बिछी हुई हैं। तो इसी तरीके से हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी अध्ययन करने के लिए इसका टीएस काटना पड़ेगा। तो जब हम उसका टीएस काटते हैं टेस्टिस का, तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये टेस्टिस की क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पर जो टिश्यू पाई जाती है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू। ये यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ रहती हैं। तो इसी टिश्यू में जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो डूबा या ढका रहता है। तो ये क्या हो गया आपके, ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ क्या हो गया, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू, ये सब। तो अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखें, तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर हम गोलाई में देखें, इस तरीके की गोलाई है, तो इसमें क्या होती है, 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। एक तो ये ट्राइगोनल सेल्स, और ये दूसरी जो होती हैं कि क्यूबॉइडल सेल होती हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये क्यूबॉइडल सेल्स जो होती हैं इनको जर्म सेल कहते हैं। यही जर्म सेल्स जो हैं वो गैमीट यानी शुक्राणु का निर्माण करती हैं। तो पूछा जाता है कि जर्म सेल कैसी सेल होती है, क्यूबॉइडल होती हैं कि स्क्वैमस होती हैं, एपिथेलियम होती हैं। तो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। और जो दूसरे प्रकार की सेल्स होती हैं ट्राइगोनल सेल्स, ये लंबी होती हैं और इनको हम कहते हैं सर्टोली सेल। चलिए 2 प्रकार की सेल हो गई, एक हो गया आपका सर्टोली सेल, और दूसरी प्रकार की ये जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं जर्म सेल। और जर्म सेल किस प्रकार की सेल होती हैं, तो क्यूबॉइडल सेल होती हैं। अब इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा आपको, क्यूबॉइडल क्या होता है, क्वेमस क्या होता है, एपिथेलियम क्या होता है, ये आपको आगे समझ में आएगा। अभी आप बस इतना जानिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। एक छोटी होती है, चपटी होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, जर्म सेल्स कहते हैं।
दूसरी ट्राइगोनल यानी त्रिभुजाकार होती हैं, लंबी होती हैं, उनको हम सर्टोली सेल कहते हैं। जर्म सेल का काम क्या होता है? जर्म सेल का काम होता है गैमिट बनाना। गैमिट यानी कि शुक्राणु का निर्माण करना। तो जो मेल्स होते हैं, मेल में जो गैमिट बनता है उसको हम शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। तो ये बनता कहाँ है? तो अभी तक हमें इतना समझ में आ गया कि जो टेस्टीज होता है, टेस्टीज के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जिनको हम जर्म सेल कहते हैं। और ये जर्म सेल्स ही क्या करती है? युग्मक का निर्माण करती हैं। तो अभी युग्मक का निर्माण कैसे होता है? ये भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हम जानते हैं जो युग्मक बनते हैं वो सिंपल डिवीजन के द्वारा नहीं बनते, वो माइटोसिस के द्वारा नहीं बनते, मियोसिस के द्वारा बनते हैं। तो वो आगे हम देखेंगे कि कैसे बनते हैं। तो अभी आपको बस जानना है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में एक सेल्स होती हैं जिसको जर्म सेल या जनन सेल कहते हैं। इसको हम जनन सेल भी कहते हैं या जनन कोशिका भी कहते हैं। तो इस जनन कोशिका से ही क्या बनता है? युग्मक बनता है। और ये सर्टोली सेल कैसे लिए होती हैं? इन सर्टोली सेल्स जो होती हैं इस जर्म सेल से जो शुक्राणु बन रहे हैं उनको पोषण देने के लिए, उनको नरिशमेंट देने के लिए। तो इसीलिए सर्टोली सेल को हम क्या कहते हैं? नर्स सेल भी कहते हैं। तो सर्टोली सेल का फंक्शन हमेशा याद रखिएगा, क्या होता है? शुक्राणुओं को पोषण देना। और उसी प्रकार अगर हम देखें जो इंटरस्टिशियल टिश्यू होती हैं, इस इंटरस्टिशियल टिश्यू में भी एक विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, या इसी को हम लीडिंग सेल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, या इसी का एक फेमस नाम है लीडिंग सेल। ठीक, तो ये लीडिंग सेल क्या करती है? ये लीडिंग सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस लिए होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही जो मेल्स होते हैं उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? डेवलप होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब जैसे कि पुरुषों में दाढ़ी मूछ निकलना, इसके अलावा उनके कंधे चौड़े होना, आवाज भारी होना, उनमें क्या होना? शुक्राणुओं का निर्माण होना, ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो जो लीडिंग सेल्स होती है उससे क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से जर्म सेल द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। तो इस तरीके से टेस्टिस का काम क्या होता है? टेस्टिस का काम होता है स्पर्म का निर्माण करना, शुक्राणुओं का निर्माण करना। तो हमने ये भी देख लिया कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर भी देख लिया, फिर उसके बाद हमने टेस्टिस का बाह्य स्ट्रक्चर देखा, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में भी देखा। तो इस तरीके से हमारा जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो देखेंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। तो इसके पहले जो है हम कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म देख लेते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम ग्लैंड देख लेते हैं और हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने बताया था 3 ग्लैंड होते हैं, सेमिनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड। जो सेमिनल ग्लैंड होते हैं, सेमिनल वेसिकल होता है, उससे जो तरल निकलते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वो जो तरल या सिक्रेशन होता है वो लिक्विड और कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। तो जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसमें सेमिनल फ्लूइड यानी जो सेमिनल ग्लैंड से जो मिक्सचर या जो सिक्रेशन निकल रहा है उसको सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। तो उसमें जो होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है और फ्रक्टोज होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है वो वेजाइनल मसल्स में कंट्रैक्शन पैदा करता है। तो शुक्राणु जो होते हैं वो मेल की बॉडी से फीमेल के वेजाइना में जाते हैं और फीमेल की वेजाइना में फिर जो होता है कंट्रैक्शन होता है। इस कंट्रैक्शन की वजह से स्पर्म जो है वो आगे मूव कर पाते हैं। तो इस प्रकार से प्रोस्टाग्लैंडिन्स का कारण क्या हुआ कि जो फीमेल का जो वेजाइना है और यूट्राइन मसल्स होते हैं, यूट्राइन मसल माने यूट्रस की मसल, उनमें कंट्रैक्शन पैदा करता है जिसके द्वारा स्पर्म जो होते हैं वो आगे मूव कर पाते हैं। और फ्रक्टोज का काम क्या होता है? ये स्पर्म को पोषण देता है। तो स्पर्म को पोषण देने का काम कौन करता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है? सेमिनल वेसिकल या सेमिनल ग्लैंड के मिक्सचर में या सिक्रेशन में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है? बाइकार्बोनेट आयन होता है, लिपिड होता है और सिट्रिक एसिड होता है।
तो जब स्पर्म जो होता है वो फीमेल के वेजाइना में जाता है तो वेजाइना जो होती है वो बहुत ही एसिडिक होती है। एसिडिक इसलिए होती है ताकि जो बाहर से कोई भी वायरस और जीवाणु अंदर ना आ पाए, एसिडिटी के कारण मर जाए। तो उस एसिडिटी के कारण तो स्पर्म भी मर जाएंगे। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड से एक तरल निकलता है और उस तरल में ये सभी चीजें पाई जाती हैं जिनमें मेन रूप से क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन होता है। तो ये बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे स्पर्म क्या होते हैं, जीवित रहते हैं और आगे यूट्रस की तरफ मूव करते हैं। लिपिड भी क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है स्पर्म को। और कॉपर ग्लैंड क्या होते हैं, कॉपर ग्लैंड में क्या होता है, म्यूकस निकलता है। म्यूकस क्या होता है, एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है। तो ये कोई विशेष इसका फंक्शन नहीं होता। तो आइए अब हम जानते हैं कि सीमन या वीर्य क्या होता है, क्योंकि सबको, बहुत लोगों को सीमन और स्पर्म में कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए सीमन क्या होता है, एक तरल होता है और उस तरल में क्या होते हैं, उस तरल में क्या होता है, स्पर्म भी होता है, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसे कि ये क्या है, सेमिन, अगर ये क्या है, ये पूरा अगर हम देखें, ये पूरा अगर सीमन है तो इस सीमन में क्या होगा, ये सीमन क्या होगा, ये मिक्सचर होगा। किसका मिक्सचर होगा, सेमिनल वेसिकल से जो तरल निकल रहा है वो होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो तरल निकल रहा है वो होगा। यानी इसमें आपका प्रोस्टाग्लैंडियंस भी होगा, फ्रक्टोज भी होगा, बाइकार्बोनेट आयन होगा, लिपिड होगा, सिट्रिक एसिड होगा, साथ ही साथ इसमें क्या होगा, स्पर्म भी होंगे। 10% स्पर्म होंगे, बाकी के 90% ये दोनों सब्सटेंस होंगे। तो जो फीमेल मेल की बॉडी होती है, हमने बताया कि क्या होता है कि पेनिस होता है और पेनिस के अंदर एक नली होती है, इजैकुलेटरी डक्ट, या उसी को हम यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं। तो उसी डक्ट के द्वारा जो है ये सीमन कहाँ इंजेक्ट कर दिया जाता है, फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहा जाता है इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन, तो इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि इनसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, कि सीमन का, सेमिनेशन यहाँ सीमन से लिखा गया है, सीमन का जो है वो फीमेल की बॉडी में चला जाना है। तो फीमेल की बॉडी में केवल स्पर्म नहीं आता, सीमन आता है। तो उस सीमन में स्पर्म भी रहता है, उस सीमन में प्रोस्टाग्लैंडियंस भी होता है जो मसल्स का कंट्रैक्शन करता है, उस सीमन में बाइकार्बोनेट आयन भी होता है जो फीमेल की बॉडी की एसिडिटी को कम करता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया सीमन क्या है। सीमन जो है एक मिक्सचर है, 10% स्पर्म का और 90% सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल है प्रोस्टेट ग्लैंड का। ठीक, अब आइए कुछ और टर्म हम जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। एक है आपका क्लिटोरिस। तो जैसे कि हमने कहा था कि मेल में क्या होता है कि जो स्क्रोटल सेक्स होता है उसमें टेस्टिस पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पाए जाते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों में क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटल सैक में नहीं आ पाता। तो इस कमी को या इस बीमारी को ही हम क्या कहते हैं, क्लिटोरिस कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, आर्किडेक्टोमी या कैस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ टेस्टिस। जब किसी मेल की बॉडी से टेस्टिस को हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो उसी को कहा जाता है आर्किडेक्टोमी या कैस्ट्रेशन। तीसरी है कि ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है। ओलिगो मतलब होता है फ्यू। तो जब क्या होता है, ये जो सीमन होता है एक बार में मेल जो है वो 2 से लेकर के 3 ml सीमन जो होता है वो इंजेक्ट करता है या इजैकुलेट करता है। और इस 2 से 3 ml में क्या होते हैं, 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, मिलियन स्पर्म होते हैं। यानी देखा जाए तो प्रति ml कितने होंगे, प्रति ml 100 मिलियन स्पर्म हो गए। लेकिन जब किसी व्यक्ति में क्या होते हैं, केवल 20 मिलियन प्रति ml स्पर्म पाया जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया, यानी उसमें स्पर्म की संख्या बहुत ही कम है। इसके बाद फिर से समझते हैं कि जो सीमन होता है एक बार में मेल की बॉडी से 2 से 3 ml सीमन जो है वो बाहर निकलता है। और उस 2 से 3 ml सीमन में क्या होते हैं, 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। यानी अगर हम
प्रति ml देखें तो प्रति अगर 1 ml देखें तो लगभग उसमें क्या होता है 100 मिलियन स्पर्म होते हैं। लेकिन जब क्या होता है स्पर्म की संख्या 100 मिलियन से घट करके 20 मिलियन प्रति ml आ जाए, तब उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और दूसरी कंडीशन होती है एथिनोस्पर्मिया। एथिनोस्पर्मिया कि जब स्पर्म की संख्या तो ज्यादा हो लेकिन स्पर्म की मोटेलिटी कम हो, यानी स्पर्म क्या हो, उतनी एक्टिव ना हो कि वो क्या करे, मूव करके तेजी से जो है ओवम तक पहुंच जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एथिनोस्पर्मिया। तो ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है कि नंबर ऑफ स्पर्म कम होते हैं, एथिनोस्पर्मिया में क्या होता है, मोटेलिटी स्पर्म की कम होती है। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, मेल जो होता है वो फर्टाइल नहीं रह जाता, मतलब फर्टाइल तो होता है लेकिन नॉर्मल नहीं रहता, तो वहां पर मेडिकल की जरूरत होती है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमने देख लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक छूट गया या आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो प्लीज रिस्पॉन्स दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।